सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में विषय वही पुराना है, मैं पत्थर की तरह मजबूत हूँ, पिघलने का डर मुझे नहीं। आपका हाल अलग है, आप ढेले की तरह बिखर जाओगे। इसी विषय को लेकर बाबा साहब 25 अप्रैल 1948 को भाषण देते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, भाषण जो 25 अप्रैल को बाबा साहब देते हैं, इस भाषण की प्रतिक्रिया बाबा साहब के अनुयायी कुछ अलग ढंग से करते हैं। यानी कि बाबा साहब के भाषण का सही जो नेतार्थ है वो संभवतः समझ नहीं पाते हैं, और ऐसे में बाबा साहब को अपने भाषण का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। बाबा साहब के जीवन का संभवतः ये पहली ऐसी घटना थी जब बाबा साहब को अपने ही भाषण का स्पष्टीकरण देना पड़ा। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम वही स्पष्टीकरण 25 अप्रैल 1948 को जो बाबा साहब ने भाषण दिया, उसका स्पष्टीकरण अखबार के माध्यम से जब बाबा साहब ने दिया, जनता पत्रिका के माध्यम से दिया, वो 8 मई 1948 को प्रकाशित हुआ। तो क्या कुछ स्पष्टीकरण है, किन मुद्दों को लेकर है, वो अभी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की बात हम लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40, और पेज नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेज नंबर है जो दूसरा भाग है 81 से 83 तक। तो अब सीधे ले चलते हैं उन बिंदुओं की तरफ जिन बिंदुओं पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। रविवार दिनांक 25 अप्रैल 1948 के दिन इस अधिवेशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, ये हम पहले इसी विषय के पहले भाग में हम आपको बता चुके हैं, यानी कि कल के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम बता चुके हैं, जो अम्बेडकर संदेश 411 नंबर। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब का जो भाषण का हेडिंग है, जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, विरोध के लिए विरोध करना मुझे मंजूर नहीं है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस भाषण का अलग ही गलत और झूठा अर्थ निकालकर एक अखबार ने इस बारे में खबर प्रकाशित की। उस पर डॉक्टर बाबा साहब ने अपना स्पष्टीकरण जनता पत्रिका के 8 मई 1948 के संस्करण में दिया। उसमें बाबा साहब कहते मुझे बहुत खेद महसूस हुआ है कि मेरे भाषण के अनुचित अर्थ निकालकर एक स्थानीय अखबार ने खबर छापी है, तथा उसमें यह भी लिखा गया है कि मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी के बारे में मैंने कुछ अनुचित कहा है। मेरा 25 अप्रैल का भाषण स्वतः स्फूर्त था, ये बात बाबा साहब कहते हैं। अपने भाषण के कुछ मुद्दे मैं यहाँ दे रहा हूँ। विभिन्न बिंदुओं को लेकर मेरे कुछ अनुयायियों द्वारा मुझ पर की गई टिप्पणियों के जवाब मैं दे रहा हूँ। यानी कि जो बाबा साहब कहते हैं, मेरे अनुयायियों के द्वारा जो टिप्पणी की गई हैं उनका मैं जवाब देने जा रहा हूँ। तो पहला जो मुद्दा है वो है त्रिमंत्री प्रतिनिधिमंडल जाने के साथ मैंने चुप्पी साध ली, इसके पीछे क्या वजह हैं, विस्तार से हम लोग बात करेंगे आज इस मुद्दे को लेकर। दूसरा जो मुद्दा है, बाबा साहब कहते हैं मैं कांग्रेस शामिल में क्यों शामिल हुआ। आप सभी को मालूम है कि भारत देश आज़ाद होने के बाद बाबा साहब भारत के पहले कानून मंत्री बने थे, और कांग्रेस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। उसमें बाबा साहब कानून मंत्री के रूप में पदभार को ग्रहण किया था। तो ये बात बाबा साहब कहते हैं, यहाँ पर जो अनुयायी कहते हैं, तो मैं कांग्रेस में क्यों शामिल हुआ, इस बिंदु को लेकर बहुत स्पष्ट बाबा साहब आज के इस स्पष्टीकरण में देते हैं। और तीसरा जो मुद्दा है, मैंने भविष्य में क्या करने की सोची है। 1948 की बात है, 8 मई 1948 को प्रकाशित ये जनता पत्रिका की खबर है, और उसमें बाबा साहब ये तीसरे मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाते हैं कि मैंने भविष्य के बारे में क्या सोची है। आप सोचिए 1948 के बाद बाबा साहब ने क्या कुछ हमारे लिए किया, हमारे समाज के लिए किया। तो ये भविष्य की कार्ययोजना बाबा साहब बता देते हैं। तो आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है इन 3 बिंदुओं को लेकर। इन 3 बिंदुओं पर अगर आपकी दिलचस्पी है कि बाबा साहब कांग्रेस सरकार में क्यों शामिल हुए, बाबा साहब ने भविष्य की क्या कार्ययोजना समाज को बताई 8 मई 1948 को, निश्चित रूप से ये बहुत अहम मुद्दे हैं जिन पर हम सभी का ध्यान अपेक्षित है और जाना चाहिए।
तो आइए अब शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश विधिवत। पहला मुद्दा है त्रिमंत्री प्रतिनिधि मंडल जाने के साथ मैंने चुप्पी क्यों साध ली, इसके पीछे क्या वजह थी। इस बारे में बाबा साहब कहते हैं कि पहले मुद्दे के जवाब में मैंने कहा है कि त्रिमंत्री प्रतिनिधि मंडल के सामने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की थी। 2 कारणों से हमारे इस मांग को ठुकरा दिया गया। आखिर जो बाबा साहब यहाँ डिमांड कर रहे थे अलग चुनाव क्षेत्र की, जो छीन लिया गया था 1932 में पूना पैक्ट में 24 सितंबर 1932 को, जो महात्मा गांधी के आमरण अनशन के बाद उस अधिकार मिले हुए अधिकार को जो 1930, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन के थ्रू मिला था, उसको छीन लिया गया। एक बार पुनः बाबा साहब यहाँ लगातार डिमांड कर रहे हैं कि अलग चुनाव क्षेत्र की हमारी मांग है अस्पृश्यों के लिए। 2 कारणों से हमारी इस मांग को ठुकरा दिया गया। पहला, मुस्लिम और सिखों की तुलना में हमारी पार्टी कमज़ोर थी, पहला। दूसरा, हमें आपसी फूट भी थी, हमारे बीच कई धोखेबाज लोग थे। तो त्रिमूर्ति मंत्रिमंडल के निर्णय से साबित यही हुआ कि दलितों का कोई अलग राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। साथ ही मुझे ऐसा भी लगा कि अगर राजनीतिक सुरक्षा नहीं है तो इसके मायने यही हुए कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पर आया ये सर्वनाश का समय है। मेरे सामने गहरा अंधेरा फैला, तब से मैंने कोई मत नहीं रखा। मेरी चुप्पी की वजह यही है। दूसरे मुद्दे के बारे में यही कहूँगा। दूसरा मुद्दा क्या है कि दूसरा मुद्दा है कि मैं कांग्रेस सरकार में क्यों शामिल हुआ। ये दूसरा मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। तब बाबा साहब कहते हैं कि इस बारे में मैं यही कहूँगा कि मैं कांग्रेस का विरोधी था और समीक्षक भी, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना मुझे कभी भी मंजूर नहीं था। आपसी सहयोग से अपना लाभ होने वाला हो तो हमें आपसी सहयोग की भावना के साथ ही बर्ताव करना चाहिए। इसलिए कांग्रेस के साथ मैंने हाथ मिलाया। संविधान ने हमें जो सुरक्षा दी है उसे इस आपसी सहयोग के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता था। मैंने जो कहा उसकी पुष्टि के लिए मैंने कुछ उदाहरण भी दिए। बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने की वजह बताते हुए मैंने 2 कारण दिए। पहला, मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मुझे बिना किसी शर्त के आमंत्रित किया गया था, यानी कि बिना शर्त के आमंत्रित किया गया था। कोई शर्त यहाँ नहीं रखी गई थी बाबा साहब, और इसलिए बाबा साहब ने वो बात मान ली कांग्रेस की। दूसरा कारण, बाहर रहकर करने के बजाय मंत्रिमंडल में शामिल होकर अस्पृश्यों के हितों की रक्षा करना ज़्यादा आसान होता। तो बहुत सटीक जवाब यहाँ पर बाबा साहब देते हैं कि अगर हम बाहर रहेंगे, सरकार से बाहर रहेंगे, तो शायद ही हम अस्पृश्यों के लिए उतना हित कर पाएँ जितना हम करना चाहते हैं। लेकिन अगर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, अंदर होंगे सरकार में, तो ये मान कर चलिए सरकार का हिस्सा होने का लाभ जरूर मिलेगा और हम अस्पृश्यों का अधिक से अधिक हित कर पाएंगे। ये बाबा साहब का उद्देश्य था, और यही कारण है कि बाबा साहब ने कांग्रेस के अंतरिम गवर्नमेंट में कानून मंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था, यानी कि कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल हो गए थे। भाषण में बाबा साहब कहते हैं मैंने बताया कि दलितों को इस बारे में डर नहीं पालना चाहिए कि पूर्वाग्रह के कारण उनके बारे में बुरे कानून बनाए जाएंगे। डर पालना ही हो तो कानून के बुरे कार्यान्वयन के बारे में पालें। तो यहाँ बहुत स्पष्ट ढंग से बाबा साहब कहते हैं कि कानून का पालन गलत हाथों में नहीं होना चाहिए। कानून का जो कार्यान्वयन है वो सही ढंग से होना चाहिए। दलित वर्ग के लोग इस काम में शामिल नहीं है, इसीलिए काम में गड़बड़ियाँ होती हैं। हमारे समाज के लोग सदियों से भोले भाले और ईमानदार होते हैं। इस काम में सवर्ण लोग ज़्यादा हैं, इसलिए सरकार को दलितों के बारे में सहानुभूति नहीं है। इन सभी बातों पर गौर करने के कारण ही मैंने सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। अब तीसरा मुद्दा क्या है, मैंने भविष्य के बारे में क्या करने की सोची है, क्या करने की कार्ययोजना है। तो बाबा साहब कहते हैं मैंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने का कोई फ़ायदा नहीं, तीसरा पक्ष बनकर रहने में ही ज़्यादा सुरक्षा है। सरकार के तानाशाही रवैये पर उतर आने का डर होता है। हाल ही में कांग्रेस से समाजवादी अलग हुए, हमने पहले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको बताया है। और अब कांग्रेस और समाजवादी इस प्रकार 2 पार्टियां बनी हैं। हमारे सामने नहीं है कि क्या हमें कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। असली सवाल ये है कि हमें कांग्रेस में शामिल होना चाहिए या समाजवादियों के साथ देना चाहिए। समाजवादियों की पार्टी अधिक बलवान होने की संभावना है,
इसलिए मैंने सलाह दी कि इन दोनों पार्टियों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए उनसे लाभ लेने वाली सत्ता के रूप में हमें तीसरी पार्टी बना लेनी चाहिए। केवल अनुयायी बनकर किसी पार्टी में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे मेल के सहारे बहुत हुआ तो हम अधिकार पाएंगे, लेकिन इससे सत्ता अथवा अधिकार हासिल कर ही लेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस संदर्भ में मैंने आगे कहा, बाबा साहब कहते हैं कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार संयुक्त प्रांत में नौकरियों में आपको 22% आरक्षण की जरूरत होते हुए भी केवल 10% का आरक्षण दिया गया। सामान्य साथियों, इस पॉइंट को तथ्यात्मक रूप से जरूर आप ध्यान रखें। जनसंख्या का जो अनुपात था 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी भारत में, उस आधार पर अस्पृश्यों को, जो अस्पृश्य जातियां मानी जाती हैं, उनको 22% आरक्षण जरूरी था। हालांकि वर्तमान में आप समझ सकते हैं कि SC ST मिलाकर 22.5% का आरक्षण मिल रहा है, लेकिन 1948 में बाबा साहब कहते हैं कि 22% की आरक्षण की जरूरत थी, होते हुए भी केवल 10% आरक्षण दिया गया। आप समझिए इस बात को, उस समय 22% नहीं था, 1948 तक 10% आरक्षण का लाभ मिलता था, आरक्षण दिया गया। इसलिए अभी हाल ही में आपने एक प्रस्ताव के जरिए मंत्रिमंडल के प्रति निषेध प्रकट किया है। आप जो आरक्षित जगह चाहते हैं वे आपको क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि संयुक्त प्रांत के विधिमंडल में जिस बहुमत की जरूरत होती है उसके लिए वे आप पर निर्भर नहीं है। इसलिए लेन देन की बातचीत के जरिए मजबूत संगठन खड़ा करने के बाद ही आप सरकार से 22% की मांग कर सकते हैं। यानी कि संगठन के बल पर आप हर मांग को, जायज मांग को पूरा करवा सकते हैं सरकार से। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य है। तब बाबा साहब कहते हैं तब हमें इनके भरोसे ही चलना है, यही सोचकर आपकी मांग स्वीकारी जाएगी। इसके बाद मैं पिछड़ी जनजातियों और दलित वर्ग की एकता के बारे में बोला। इन दोनों को मिलाने से देश की जनता बहुसंख्यक बन जाती है। अगर वे मिल जाएं तो क्या वे इस देश पर राज नहीं कर सकेंगे? राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए उन्हें बस एकजुट होना है। वयस्क मतदान शुरू होने जा रहा है, इसलिए ये कठिन भी नहीं है। जनता धैर्यशाली इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि उसे लगता है कि कांग्रेस यहाँ हमेशा के लिए रहने वाली है। ये गलत सोच है। कोई भी राजनीतिक दल आप सोच रहे हैं कि हमेशा रहने वाला है, तब बाबा साहब कहते हैं ये गलत सोच है। वर्तमान में किसी राजनीतिक दल के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि ये हमेशा रहने वाली है, तो बाबा साहब के अनुसार ये सोच आपकी गलत है। बाबा साहब के अनुसार ये सोच आपकी गलत है। ये सोच आप कदापि ना पालें, क्योंकि यहाँ वयस्क मताधिकार है और हर व्यक्ति की, हर धर्म जाति के लोगों की जो वोट की वैल्यू है वो समान है। इसलिए यहाँ सत्ता परिवर्तन कभी भी संभव हो सकता है। कभी भी आप ये ना सोचें कि कोई भी राजनीतिक दल हमेशा के लिए रहने वाला है। आप भी शासन सत्ता स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते कि आप राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में बने रहें, या नहीं है तो हो जाएं। लोकप्रिय जनतंत्र में कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं रह सकती। जब कांग्रेस की कालाबाजारी का हमारे देश के लोगों को पता चलेगा तो अपने आप ही जनता द्वारा कांग्रेस को नकारा जाएगा। वर्तमान परिदृश्य में आप क्या सोचते हैं? ऐसे ही कुछ कोटेशन आप भी कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से ऐसा विचार कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं सोचने के लिए। अन्य पिछड़े वर्ग और दलित पीड़ितों को राज करने का कभी अवसर मिलेगा ही, ऐसा मेरा विश्वास है। बाबा साहब ने 1948 में विश्वास जताया कि दलित और पीड़ितों को, पिछड़े वर्ग को, यानी कि इसको हम अब सही भाषा में कह दें SC ST OBC माइनॉरिटी को राज करने का कभी अवसर मिलेगा ही, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी कि ये विश्वास जो बाबा साहब ने जताया, क्या दलित, पीड़ित, वंचित और पिछड़े वर्ग, इन्होंने मिलकर बाबा साहब के इस अधूरे विश्वास को क्या पूरा कर पाए हैं? मुझे लगता है आज तक भारत सरकार में तो ऐसा नहीं कर पाया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये जरूर हुआ है। सम्मानित साथियों, बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से बहुत भली भांति परिचित है। बाबा साहब आगे कहते हैं, ध्यान में रखें कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे उच्च नेताओं द्वारा स्थापित की गई सरकार भी हमेशा के लिए नहीं टिकी रह सकती।
आपको मेरे इस बयान से ध्यान में आ गया होगा कि मैंने कांग्रेस पर या मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों पर हमला किया, ये कहना कितना गलत है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में अस्पृश्यों की जनसंख्या के अनुरूप कितना आरक्षण होना चाहिए था बाबा साहब के अनुसार? भारत की जनगणना जो हुई 1931 में, उसके अनुरूप कितना आरक्षण होना चाहिए था, रिजर्वेशन होना चाहिए, कितना परसेंट और कितना दिया गया? यही प्रश्न है और इस पर आप आंसर दीजिएगा। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताएंगे कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। आप देख सकते हैं, प्रतिकृति आपके सामने है। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज करने के बाद निर्माण कार्य जारी है और दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हमेशा की तरह हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का। इस निवेदन के साथ कि हमारे इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को, बाबा साहब की इस महत्वपूर्ण संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप भी अपने स्तर से जरूर प्रयास करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को। इसके साथ अब दीजिए इजाज़त, नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में मिलेंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना प्लीज। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।